नमस्कार दोस्तों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिशुनाग वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, शिशुनाग वंश का समय 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व था। शिशुनाग इस वंश का प्रथम शासक था, जिसका समय 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक के समय में पारिवारिक कलह बहुत बढ़ गया था। षड्यंत्र और हत्याओं की बाढ़ आ गई थी। राजवंश दुर्बल तथा प्रशासन ढीला पड़ गया। प्रजा में संतोष व्याप्त हो गया। सभी लोग पितृघाती वंश से घृणा करने लगे। फलतः मगध में राजनीतिक क्रांति हुई और जनता ने नागदाशक को पदच्युत कर निर्वासित कर दिया और उसके स्थान पर शिशुनाग नामक एक अत्यंत योग्य व्यक्ति को शासक बना दिया। इस प्रकार मगध में एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। राजा बनाए जाने के समय शिशुनाग बनारस काशी का मांडलिक था। सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। ऐसा उसने राज्य के उत्तरी भाग को, विशेषकर वज्जियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने हेतु किया। अवंती का विलय शिशुनाग के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना थी। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय। इस समय तक प्रद्योत की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ का शासक अवंती वर्धन था। उसमें प्रद्योत जैसी वीरता नहीं थी। फलतः शिशुनाग ने उसे युद्ध में परास्त कर अवंती पर अधिकार कर लिया और उसे मगध का भाग बना लिया। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंची। इस विजय से शिशुनाग का वत्स पर सहजी अधिकार हो गया, क्योंकि वत्स का विलय अवंती नरेश प्रद्योत के समय में ही अवंती में हो गया था। इस प्रकार जब मगध का उत्तरी भारत में कोई भी प्रबल प्रतिद्वंदी नहीं रहा, मगध साम्राज्य में उत्तर भारत के वे सभी प्रमुख राज्य शामिल हो गए जो महात्मा बुद्ध के समय विद्यमान थे। कालाशोक या काकवर्ण, इसका समय 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व था। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध के राज सिंहासन पर बैठा। सिंहली अथवा श्रीलंकाई गाथाओं में उसका नाम कालाशोक एवं पुराणों में उसका नाम काकवर्ण मिलता है। कालाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली के स्थान पर फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस महासंगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों स्थविर एवं महासांगिक में बंट गया था। पुरातनपंथी बौद्ध स्थविर एवं नूतनपंथी बौद्ध महासांगिक कहलाए। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की राजधानी के निकट घूमते हुए किसी व्यक्ति ने गले में छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी थी। यह हत्यारा महापद्मनंद था, जो बाद में नंद वंश का संस्थापक बना या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति था। महानंदिन अथवा नंदीवर्धन, इसका समय 366 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व था। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक की हत्या के बाद उसके 10 पुत्रों ने संयुक्त रूप से 22 वर्षों तक शासन किया, जिनमें सर्वप्रमुख था महानंदिन अर्थात नंदी वर्धन। महानंदिन के शासनकाल में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक साबित हुआ। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका और एक नए राजवंश की स्थापना की, जो इतिहास में नंद वंश के नाम से जाना जाता है। नंद वंश, इसका समय 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व था। नंदवंशी शासक मगध के सबसे शक्तिशाली शासक थे।
उन्हें भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। महापद्मनंद के वंश के बारे में मतभेद है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन एवं उसकी शूद्र दासी का पुत्र था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार महापद्मनंद नापित अर्थात नाई और वैश्या माता का पुत्र था। यूनानी लेखक कर्टियस व डियोडोरस भी महापद्मनंद को नापित पुत्र बताते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार महापद्मनंद अज्ञात कुल का था, जो डाकुओं के गिरोह का मुखिया था और जिसने मौका पाकर मगध पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया था। उपयुक्त विभिन्न मतों के कारण नंदों की जाति संदेहजनक हो गई थी, तथापि पुराण, जैन व यूनानी लेखकों द्वारा उसे निम्न कुल के होने पर जितना जोर दिया है, उससे प्रतीत होता है कि महापद्मनंद शूद्र अथवा निम्न वर्ग से संबंधित था। इस प्रकार महापद्मनंद और क्षत्रिय शासकों में प्रथम था। महापद्मनंद की उपलब्धियाँ। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद के नाम के मूल भाग महापद्म से ऐसा संकेत मिलता है कि उसकी सेना संभवतः इतनी विशाल थी कि उसे पद्म या कमल के रूप में पद्मव्यूह गठित किया जा सकता था। उसे महापद्मपति के नाम से भी जाना जाता था, जिसका तात्पर्य है एक पद्म के बराबर संपत्ति का स्वामी। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में महापद्मनंद को उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा गया है। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व क्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, द्वितीय परशुराम एवं इकराट अर्थात एक छत्र नरेश कहा गया है। इससे ऐसा लगता है कि उसने उस समय के सभी क्षत्रिय राज्यों को हराकर एक छत्र शासन स्थापित किया। उसके द्वारा उन्मूलित क्षत्रिय राज्यों में प्रमुख नाम में कौशल, पांचाल, काशी, हेहय, कलिंग, अश्मक, कुरु, मिथिला, शूरसेन, वित्तिहोत्र आदि मुख्य हैं। इस प्रकार अपनी विजयों के फलस्वरूप महापद्मनंद ने मगध को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदानों को भी पार कर गई। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला यह मगध का प्रथम शासक था। उसके राज्य की सीमा के अंतर्गत पंजाब के पूर्व का संपूर्ण भारत, मालवा, मध्य प्रदेश, कलिंग तथा गोदावरी नदी तक का इलाका आता था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग विजय की पुष्टि होती है। इस अभिलेख के अनुसार नंद राजा जिनासन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। आंध्र प्रदेश के निज़ामाबाद के निकट स्थित नंद देहरा अर्थात नांदेड़ नामक नगर के अस्तित्व से इस बात का संकेत मिलता है कि वह प्रदेश नंदों के आधिपत्य में था। मैसूर से प्राप्त अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि कुंतल अर्थात दक्षिणी महाराष्ट्र और मैसूर का उत्तरी भाग पर भी नंद वंश के राजा शासन करते थे। इस प्रकार हर्यकवंशी बिंबिसार के समय से मगध का जो विस्तार आरंभ हुआ वह महापद्मनंद के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। प्लिनी के शब्दों में शक्ति और वैभव के मामले में प्राची अर्थात पूर्वी प्रदेश संपूर्ण भारत में श्रेष्ठ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। निसंदेह महापद्मनंद उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। महापद्मनंद का उत्तराधिकारी में धनानंद का नाम आता है।
महापद्मनंद के बाद उसके 8 पुत्रों पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषणाक, दशसिद्धक, केवर्त व धनानंद ने शासन किया, किंतु उनके शासनकाल के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ धनानंद या घननंद के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था जो सिकंदर महान के समकालीन था। उसके शासनकाल में 326 से 325 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर महान ने आक्रमण किया। धनानंद को यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा जाता है, जो संस्कृत शब्द औग्रसेन अर्थात उग्रसेन के पुत्र का यूनानी रूपांतर है।